हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। आ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम टॉक शोज आयोजित करते हैं, मेहमानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, विभिन्न विषयों के ऊपर, ज्वलंत विषयों के ऊपर बात करते हैं। आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट श्री गौतम लाहिरी जी, स्वागत है आपका सर। नमस्कार। आपने इस कोरोना काल में समय निकाला, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। दादा, हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना के, और उन हालातों के अंदर चुनाव भी हुए। हालांकि बाद में मद्रास हाई कोर्ट से अच्छी खासी फटकार मिल गई, और एक तरह से कहा जाए कि आपके ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, इनडायरेक्टली कहा जाए तो हत्यारा ही कह दिया गया उसको, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। खैर, पहले बात करेंगे कि कुछ एग्जिट पोल्स कल आए हैं और परसों 2 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। अभी चूंकि सारे के सारे चरण पूरे हो चुके हैं सभी राज्यों के अंदर, तो सबसे पहले बंगाल की बात करेंगे कि एग्जिट पोल भी थोड़े मिक्स अप आए हैं। क्या रुझान लग रहे हैं, किस किस्म के आसार बनते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं? देखिए, मैंने जो समझा एग्जिट पोल के हिसाब से कि एक तमिलनाडु और केरल छोड़ के बाकी किसी राज्य में मैं पौंडीचेरी को नहीं ले रहा हूँ छोड़ के, असम और बंगाल दोनों में बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट का एक आ, इन लोगों ने जो प्रेडिक्ट कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, उसमें मिक्स्ड ये है कि एक्सट्रीम एक एग्जिट पोल है जिसमें चाणक्य का, जिसने तृणमूल को 180 दिखाया है, उसी हिसाब से दूसरा और एक एक्सट्रीम है, एक में इंडिया टुडे का जो एक्सिस पोल है, उसमें बीजेपी को सरकार गठन करने का संभावना दिखाई दे रहा है। बाकी जो एग्जिट पोल किया है, बीच सारे लोग तृणमूल को पलना थोड़ा सा भारी है, लेकिन बहुत ही बीजेपी भी बहुत नजदीक है। तो अगर इस तरह से कुल मिला के जो बहुत ही एक टाइट रेस रहा बंगाल में, इसलिए नतीजा बंगाल में कभी भी त्रिशंक नहीं होता है। 1771 छोड़ के बाकी 67 69 में फिर भी मोर्चा थे, लेकिन मोर्चा को बहुमत आए थे, लेकिन 71 में नहीं हुआ। इसके बंगाल में जनरली जो राय होता है वो एक तरफा ही होता है, जितने वाला पार्टी उसके तरफ ही लोगों का रुझान रहता है, लोग उसको ही वोट देते हैं, मान देते हैं कि इसको और एक बार चांस दिया जाए। तो इसलिए इस बार निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में सबसे कड़ी मुकाबला दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार में है, और सबसे बड़ी ताकत यह है कि दिखाई दिया कि चुनाव का खर्च चालू है। प्रधानमंत्री स्वयं भाषण देने पहुंच रहे हैं, लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है, एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो रहा था, किसका सभा में कितना लोग ज्यादा है, इसका कॉम्पिटिशन भी चल रहा है। तो इसके साथ गृह मंत्री जेपी नड्डा, पार्टी अध्यक्ष, कभी ऐसे नहीं दिखाई दिया कि एक राज्य जीतने के लिए कोई केंद्रीय सरकार में रहते हुए कोई पार्टी, कभी कांग्रेस में रहा करते थे, लेकिन कांग्रेस भी इतना ताकत नहीं दिखाया कभी बंगाल में। जैसे इंदिरा गांधी तो बहुत ही कम जाते थे कोई चुनाव, राज्य का चुनाव प्रचार, लेकिन वाजपेयी जी जो इतना नहीं जाते थे, लेकिन इतना मोरारजी देसाई भी नहीं जाते। मैं पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे नाम बताया सबने, ऑलमोस्ट एक दिन तो ऐसा हुआ कि तीनों बड़े नेता बंगाल में तीनों जगह पे एक साथ भाषण दे रहा है या रोड शो कर रहा है। इसलिए मुकाबला बहुत कड़ी है, इसे संभव की तो निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कोशिश कर रहा है अपना गढ़ रक्षा करने के लिए, और अभी तक रुझान जो आया है, अभी भी मैं तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में ही बोलूंगा कि उसके तरफ ही शायद रुझान है। जो आया है मेरे हिसाब से आंकड़ा, ना तो मैं चाणक्य का 180 बोलता हूँ, ना तो मैं दूसरा बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो होगा क्लियर मेजोरिटी होगा। तो ये क्लियर मेजोरिटी फिलहाल, लेकिन बंगाल में मैं बोलता हूँ चुनाव प्रचार खत्म हो गया, वोट दान मतदान हो गया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ चुनाव। इसलिए ये काउंटिंग का दिन भी बहुत देखने का एक बहुत बड़ा। जी
आप अनम्यूट कीजिए दादा। मद्रास हाईकोर्ट का जी जो जी आया था, इसके बाद उन्होंने जो फटका लगाया था, जी उसके बाद चुनाव आयोग ने जो ड्रिल उन्होंने बताया है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसके लिए कैसे वो चुनाव का मतगणना होगा, वो जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक बहुत सारे शंका भी रहता है। परसों अब असली रिजल्ट आएंगे तो तभी पता लगेगा। लेकिन आजकल हाल ही में देखा गया है कि एग्जिट पोल्स काफी हद तक गलत आए हैं, निकले हैं और काफी टॉपसी टर्वी रहे हैं। बहुत कंफ्यूज करने वाली स्थितियां एग्जिट पोल पैदा करते आए हैं। लेकिन असली रिजल्ट एग्जिट पोल के मुकाबले काफी अलग भी निकल कर आए हैं। ऑफ लेट इस बात को देखा गया है। पड़ोसी राज्य आसाम के अंदर जो हालात है दादा, वहां पर हालांकि बीजेपी को मेजोरिटी दिखाई जा रही है सभी एग्जिट पोल्स के अंदर, पर कहीं ना कहीं कुछ एग्जिट पोल में बहुत कांटे की टक्कर और 4-5 सीटों का ही फर्क दिखाया गया एग्जिट पोल में। तो लगता है कुछ इलाकों के अंदर कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है बदरुद्दीन अजमल की है यूडीएफ के साथ मिलके, शायद थोड़ा काम किया है लगता है। नहीं, निश्चित तौर पे काम किया है, खासतौर पे लोअर असम में मेरे पास जो खबर है कि वहाँ कांग्रेस और उसका गठबंधन बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा नतीजा आ सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा उत्तरी असम में उसमें कितना असर होता है, क्योंकि अजमल के साथ गठबंधन के बाद ये बीजेपी के लिए एक असर हुआ है कि ध्रुवीकरण के, तो इस ध्रुवीकरण के कारण हिंदू वोट सिर्फ बीजेपी की तरफ जाता है कि नहीं, गया कि नहीं है, पूरा नहीं गया, ये तो एग्जिट पोल ही बता रहा है पूरा नहीं गया, लेकिन जो गया है इसमें नुकसान कांग्रेस को उत्तर असम में होता है कि नहीं। अगर ज्यादा नहीं हो पाया तो कांग्रेस आगे भी निकल सकते हैं, जी ऐसे भी एक स्थिति है। जी दूसरा बात है कि तीसरे पार्टी है इस बार जो चुनाव लड़ रहा है असम में, जो जो जेल में बंद थे वो बंद रहा था, वो वोट अगर वो लोग वो मानते हैं कि वो भी एजीपी का वोट काट रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो अहमिया वोट है वो बेसिकली अहमिया पार्टी है, अगर अहमिया वोट वो काट लेते हैं उसका नुकसान भाजपा को भी, तो इसलिए ये बहुत सारी दिलचस्प बात है। और जो एक्चुअली जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेग्नेंट विथ मेनी पॉसिबिलिटीज, तो इस तरह का एक संभावना है। ये बात तो सही है कि कोई एग्जिट पोल दिल खुल के किसी का पक्ष में, एक तमिलनाडु केरला छोड़ के बोल नहीं पा रहा है, खासतौर पे असम और बंगाल के बारे में दोनों एक सावधानी रखा है। लेकिन आपको पता ही होगा बिहार का एग्जिट पोल आपने बताया कि जैसे वो गलत साबित हुआ था, क्योंकि जैसे लग रहा था इंक्लूडिंग जो सरकार का पक्ष का टेलीविजन चैनल माना जाता है वो भी आरजेडी को सरकार गठन बनने का संभावना दिखाया था एग्जिट पोल में, इसलिए वो उसका पूरा जो कहानी जो हुआ वो तो पोस्टपोल हुआ कहानी। वैसे एक चीज है देखने वाली चीज है, मैंने जो बंगाल के साथ चर्चा संपर्क में हूँ, मैं सोच रहा हूँ बता रहा हूँ, अभी तक पॉलिटिकल पार्टी तो मैं नहीं लगता है बड़ा सीरियस लिया है कि बिहार में पोस्टल बैलेट पहले नहीं गिना गया, वो लास्ट में गिना गया, क्योंकि इतना क्लोज मार्जिन हुआ। लेकिन वो पोस्टल बैलेट लेके बहुत विवादित बयान भी आया था, बहुत विवाद में रहा है, फिर भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। वो कम 12 मत से एक कैंडिडेट जीत रहे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है बंगाल में भी ऐसे कांटे की टक्कर अगर है तो कांटे की टक्कर में बहुत सीट ऐसे होगा जहां पे जीतने का और हारने का व्यवधान हो सकता है कि 500 से नीचे होगा। तो ये अगर होगा तो उस टाइम पोस्टल बैलेट एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए पोस्टल बैलेट अगर पहले गिना जाता है तो मेरे ख्याल में कम से कम एक तो क्लियर कट एक ये हो जाएगा कि पोस्टल बैलेट जो भी कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि सरकारी लोग जो लोग काम कर रहे हैं वो वोट देते हैं, जनरली वो सरकार का पक्ष में वोट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी को वोट देता है, केंद्रीय बल वोट देते हैं। तो इसलिए इस जगह इसका पोस्टल बैलेट पहले होने से कोई इसका दिशा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहता है, मेरे को ये मानना। अब एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं। परसों तो खैर रिजल्ट्स आएंगे, असली हालात सामने निकल कर आ जाएंगे।
बहुत सारे भाजपा के लीडर्स एक किस्म के डिनायल मोड में हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह, इनका कहना है कि रोड शो और रैलीज का कोरोना पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जो उनका राइज हो रहा है, और वही बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्य लीडरों के द्वारा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा कुंभ मेले पर कही गई। ये भारत के बड़े कर्णधार हैं, भारत की नीतियों को प्रभावित करते हैं, बनाते हैं। अगर ये लोग आकर इस किस्म के वक्तव्य देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि रोड शो और रैलीज का कोरोना से राइज से कोई संबंध नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति का, मेरे जैसे व्यक्ति का व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठता है दादा, कि ये किस किस्म के वक्तव्य दिए जा रहे हैं कि जो आपको सूट करता है उसके द्वारा कोरोना नहीं बढ़ता है, और हम घर में बैठे हैं तो उससे कोरोना बढ़ता है। ये बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो ये मिसकैलकुलेशन था, और मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी भी बहुत लेट आई है उसके ऊपर। तब तक ऑलमोस्ट 90% चुनाव हो चुके थे, और उसका खामियाजा आज हमें सारी स्टेट में देखना पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉस माइग्रेशन इतना फास्ट है इंडिया के अंदर, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कि अगर आप वहां पे हैं और यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ वो ट्रेन लेकर आ रहे हैं। जरा कितना इफेक्ट पड़ा है इन रैलीज का, रोड शोज का, कोरोना के केसेस बढ़ने में? देखिए, नेता लोग जो कहा तो इसका जवाब तो मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी दिया है, और चुनाव आयोग को कहा है कि आप कहाँ पे रहे थे। ये भी कहा है कि जब ये सब हो रहा था तब चुप क्यों रहे। दूसरी बात तो ये है कि देखिए, मुंबई में जो हुआ है इसका तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री, लेकिन बाद में तो साबित हो गया है कि कुंभ मेला में बोल अखाड़ा का जो प्रधान है उसका भी देहांत हो गया है कोरोना से। और कितने लोग पॉजिटिव आए हैं टेस्ट करने के बाद। पहले जो बाकी खबर अभी नहीं आ रहा है, पहले जो 10,000 लोगों को टेस्ट हुआ था उसमें 1,000 लोगों को साधु, उसको माँ गंगा ने बचाया नहीं था कोरोना से। हालांकि लोग मानते हैं कि माँ गंगा में एक था कहावत, कुछ माँ गंगा में एक कोई वायरस, कोई एक बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत सारे लोगों को उपकार करते हैं, लेकिन इसमें देखा गया तो नहीं हुआ है क्योंकि गंगा प्रदूषण भी हो गया। दूसरी बात आपको जो कहा कि एक स्टडी में देख रहा था कि जैसे बंगाल में देखिए 6 तारीख तक तो चुनाव बंगाल में तीसरी फेज हुआ, और उसी दिन असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी का समाप्त हो गया। ये था कोरोना का फर्स्ट फेज का जो इफेक्ट था, लेकिन कोरोना का जो सेकेंड फेज का इफेक्ट था वो उसके बाद आप देखेंगे जितना जितना जैसे जैसे रैली बढ़ता गया, लोग जमावड़ा बढ़ता गया है, उस हिसाब से कोरोना का संख्या पश्चिम बंगाल में बढ़ता रहा है, बड़ा, यस, बड़ा है। तो वो अगर रैली होने के रैली हुआ उसके बाद कोरोना भी बढ़ी, तो इसलिए ये इसके कारण नहीं हुआ है ये तो मानना बड़ा मुश्किल। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप जो वहां पे जो इतना बाहर सब एक लास्ट डेज तक 2 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस रहा। अभी तक ऐसे खबर नहीं है कि चुनाव ने सारे के सारे कोरोना टेस्ट कराया। 2 लाख सिक्योरिटी फोर्स अगर टेस्ट नहीं कराया उसमें किन का पॉजिटिव है, कुछ लोग तो हुआ है तो पता है, बहुत ज्यादा लोग हुआ है। इसके साथ साथ अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रैली करते हैं, सभा करते हैं, उसके लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस, एडवांस पार्टी, उसका साथ का जो पार्टी, ये जो एक बहुत बड़ा एक टीम है, सब जेट प्लस सिक्योरिटी वाला है। इसका सिक्योरिटी ड्रिल में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस जाते हैं, ये सब बाहर से किया। तीसरी बात, प्रधानमंत्री का जो रैली होता है वो रैली के लिए जो पंडल बना जाए और जो पैंडल के लिए काम करने लोग आते हैं, वो देखा गया कि सब बाहर का लोग है। उसका एक अलग पीएमओ का एक अलग टीम है जो पीएमओ का ये सब प्रोग्राम के लिए वो कंडक्ट करते हैं। ये नहीं है बंगाल का पैंडल वाला पैंडल बना है, ये सबको बंगाल को जो किया है सबको पता है। खास तौर पे मैंने बंगाल में जो किया था, मैंने सबसे पहले बात किया था किसी और से नहीं, ऑल कैमरा पर्सन ऑफ ऑल चैनल, सारे चैनल का कैमरा पर्सन से बात किया था। वो लोग हमको बताया कि सारे बाहर का थे। तो इसलिए जो ये लोग, इसका टेस्ट हुआ नहीं, इसमें बहुत सारे लोग पत्रकार भी गए तो उसका भी कोरोना इफेक्टेड हुआ है। तो इसलिए जो बात की, जो इसलिए बंगाल का चुनाव का जो है पहला 4 चरण, बात का 4 चरण में मुझे लग रहा है इश्यूज भी डिफरेंट हो गया।
पहला था कि ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी, उसके खिलाफ भाजपा एक सुशासन सोनार बांग्ला करने का एक वादा कर रहा है। दूसरी बात फेज में जो हुआ है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटी इनकम्बेंसी, कोरोना रोक नहीं पाया जो ममता बनर्जी ने इशू बनाया था। इसलिए दोनों फेज का कैंपेन और वोटिंग पैटर्न में थोड़ा फर्क दिखाई देगा। और मेरे ख्याल में जो वोटिंग परसेंटेज लास्ट 2 के 3 फेज में कम हुआ है पहले से, पहले 3 चरण में बहुत ज्यादा हो रहे थे, अभी उसके बाद वो 80 से नीचे आ गया है। तो इसलिए ये जो कम मतदान हुआ है, ये मानते हैं भाजपा के लोग भी मान रहे हैं, कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। तो इसलिए इसका असर जो होगा चुनाव में, वो रिजल्ट एग्जिट पोल जो एक दिखाया वो एक जनरल ट्रेंड के ऊपर दिखाया, मुझे लग रहा है। ये फैक्टर मैंने एक चैनल में कल था तो उन्होंने कोरोना फैक्टर को इंक्लूड किया है, और कोरोना फैक्टर इंक्लूड करने के बाद वो नतीजा में पहुंचा कि यस, दोनों में फर्क है, इशू भी बदल गया, वोटिंग पैटर्न भी बदल गया है। इसलिए जो वोटिंग वोट जो पहले सोचते थे कि ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देंगे, शायद हो सकता है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे दिया, जो कमिटेड नहीं है, किसी पार्टी का लोग नहीं है। इसलिए ये बड़ा दिलचस्प इलेक्शन हुआ है। इसलिए मेरा मानना है इस चुनाव में जो भी नतीजा होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, अग्नि परीक्षा है। इसके लिए जो नतीजा में बहुत ज्यादा सेंट्रल नेशनल पॉलिटिक्स में इसका असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों, मैं समय की बाध्यता को समझता हूं, और जरा आप कहाँ अनम्यूट कर लीजिए उसको। हाँ, अभी ठीक है। तो एक जाने से पहले एक बहुत सारे कमेंट आए हैं विदेशी अखबारों में, मैगजीन्स में, जहाँ पे मोदी जी की छवि के ऊपर अलग अलग कमेंट किए गए हैं। अब उसमें चाहे द ऑस्ट्रेलियन हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या टाइम मैगजीन का कवर हो या फिर लमोंदे हो, जो भी हो, सारे अखबारों में करीब करीब एक ही किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज जयशंकर का भी एक कुछ सुना है, पेपरों में आया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत के हाई कमिश्नर्स और जो एम्बेसडर्स हैं उसको नलीफाई करने की कोशिश करें। लेकिन बाहर प्रेस को जो फ्रीडम है बहुत ज्यादा है, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हाई कमिश्नर ने लेटर लिखा उनको, द ऑस्ट्रेलियन को, उसमें एक सबसे बुरी बात ये हुई है कि द ऑस्ट्रेलियन ने उसका रिप्लाई देना भी उचित नहीं समझा, कि मतलब इंडियन हाई कमिश्नर को रिप्लाई भी दे दें। तो वो हालात आ गए। टिप्पणियां बहुत आई, लेकिन एक टिप्पणी जिसने मुझे रैटल किया वो आई है न्यू एज बांग्लादेश से। न्यू एज बांग्लादेश का टिप्पणी आता है इसके ऊपर कि भारत की हालत ऐसी है जैसे रात के अंधेरे में सड़क के ऊपर एक जानवर खड़ा है और सामने से कार की हेडलाइट्स आ रही हैं और उसे ये नहीं पता कि मुझे कहां जाना है। ये जो कमेंट आया है न्यू एज बांग्लादेश न्यूज़पेपर से, ये अपने आप में शायद पूरी कहानी बयान कर देता है, शायद पूरी भारत सरकार, मोदी सरकार को बयान कर देता है। और शायद ये सबसे तीखी टिप्पणी मुझे नजर आई जितनी अखबारों में आज तक आई। दादा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूंगा, लेकिन एक टिप्पणी आपसे आखिरी जरूर चाहूंगा जो न्यू एज बांग्लादेश में आई है, या कुछ इसके ऊपर आप कहना चाहें। ना, देखिए, बहुत सारे विदेशी अखबार भारत का जो छवि है, छवि तो इसमें धूमिल हुआ है। कोरोना जैसे हम लोग टैकल किया, खास तौर पे हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है। वही बांग्लादेश से लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज के लिए, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो एक्चुअली हमें देखा गया कि कोई इसमें ध्यान नहीं दिया गया। पब्लिक हेल्थ सिस्टम और हेल्थ सिस्टम दोनों अलग चीज है। इसलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम का मतलब है आप बीमार होने के बाद कैसे आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में आपका बेड का उपलब्धि क्या है, बाकी जो उपकरण है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो है आपका पब्लिक हेल्थ। तो इसके ऊपर सरकार ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, ये तो बात सही है। दूसरी बात है कि भारत का जो छवि था, छवि तो खराब हुआ है, इसकी कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है। मैं सिर्फ बांग्लादेश का अखबार का नहीं कहूँगा, बांग्लादेश का अखबार आप जिसका जिक्र कर रहा है उसका पॉलिटिकल लीनिंग भी मुझे पता है, इसलिए वो स्वाभाविक है वो ऐसे लिखेंगे। जिसका पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है
वो लोग भी बड़ा संभाल के हो, फिर भी क्रिटिसाइज कर रहा है भारत सरकार को। जो भारत सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए था। आज ऐसे हालात हुआ कि काल विदेश फॉरेन सेक्रेटरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जिसने उसने बताया कि 40 देश भारत को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहा है। जो भारत का आत्मनिर्भर भारत का जो नारा था, वो अभी भारत को फिर विदेश के द्वार में जाना पड़ रहा है। इवन तो बांग्लादेश के साथ भी बांग्लादेश को भी रिक्वेस्ट किया गया कि वहाँ पे जो रेमडेसिविर वैक्सीन पैदा होता है, क्योंकि चारों देश है सबसे ज्यादा पैदा करता है, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और एक देश है। तो ये सबको जो कहा गया, तो इसलिए आपका वीडियो गया वो गया मतलब क्या, बीच में ना फोन, आई डोंट नो, मतलब बीच में 1 मिनट आ जाएगा क्योंकि ऑफ हो जाता है कि ओहो, चलो कोई बात नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए तब फिर उसके बाद खत्म कर लेंगे। जो मैं जो बोल रहा था, जी सर। इसलिए जो है कि जो भारत का जो, इसलिए फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को मैदान में आना पड़ा था कि भारत का जो असली स्थिति है इसको जवाब दीजिए। लेकिन जवाब से ज्यादा है, जवाब तो भारत का जनता का हाल ही जवाब दे रहे हैं। क्योंकि ये जो फोटो कोई जो छवि आ रहा है, जो फोटोग्राफर ने जो फोटो दे रहा है, वो तो भयंकर फोटो आ रहा है ना कि आपका कोई संसद में भी जगह नहीं है, आपको पार्ट को संसद कर रहा है। तो ये कौन सा हेल्थ सिस्टम में हम रह रहे हैं? इसलिए इसके लिए एक ठीक है, कोरोना से स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये एक मौका है, जिस मौका में भारत सरकार को सोचना चाहिए कैसे इसका, क्योंकि अभी तो बात चल रहा है थर्ड वेव भी आने वाला है, इसलिए कैसे आगे इसको मुकाबला करेंगे, इस बारे में अभी से तैयारी अगर नहीं होगा तो ये सारे सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इसमें एक आखिरी मैं एक वर्ड जोड़ देता हूं दादा, कि कल मैं रात एक टेलीविजन चैनल पे था, कोरोना के ऊपर ही बात कर रहा था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस डॉक्टर देवी शेट्टी से आया है। उन्होंने कहा कि आप जितने मर्जी बेड लगाइए, जितने मर्जी वेंटिलेटर लाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर लाइए, अल्टीमेटली उसके लिए मेडिकल सपोर्ट स्टाफ चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस टाइम 2,20,000 नर्सेस ट्रेन खड़ी हैं, उनके फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं, वो पूरा कोर्स कर चुकी है, पूरी ट्रेंड है, उनको इमीडिएटली बिना एग्जाम के इंडक्ट कीजिए। He told Mr. Modi yesterday. Then he said all वार्ड बॉयज और बाकी जो सपोर्ट हेल्थ स्टाफ है वो भी ट्रेन खड़ा है, वो भी 1 लाख के करीब है, उसको तुरंत इंडक्ट कीजिए। फिर कहा कि करीब बहुत सारे डॉक्टर ऐसे जो एमबीबीएस करके पीजी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस टाइम पीजी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको वापस लेके आइए। बोलता है 1 लाख डॉक्टर आपके पास एमबीबीएस तुरंत आ जाएंगे, 2,20,000 नर्सेस तुरंत आ जाएंगी, और 1 लाख से ऊपर दूसरा हेल्थ सपोर्ट स्टाफ आपके पास आएगा। वो ट्रेन है, उनके एग्जाम नहीं हुए, बिना एग्जाम के उनको इंडक्ट कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है उनकी। उनके बिना आपका कोई भी सपोर्ट सेटअप, चाहे वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, बेड हो, ये हो, पूरा नहीं हो सकता है। और ये बात कई बार कही, आज किरण मजूमदार ने भी उस बात को कहा कि टीवी पे जो देवी शेट्टी ने कहा है, कल उसको एक्सेप्ट करे गवर्नमेंट, इमीडिएटली ऑर्डर इशू करे उसके, कि वो जो 3 लाख का सपोर्ट स्टाफ है उसको लेके आए। बिना ह्यूमन बीइंग के कोई आपका सेटअप नहीं बन सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये कल मैंने चैनल पर भी ये बात देवी शेट्टी की बात कही थी सर। जी सर, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। निश्चित तौर पर सरकार को सोचना चाहिए इसके। सर, अगर देवी शेट्टी बोल रहा है तो सरकार का तो इसके बारे में फैसला तुरंत लेना। बिल्कुल सर, 2,20,000 नर्सेस, 1 लाख से ऊपर बाकी सपोर्ट स्टाफ, और 1 लाख के करीब डॉक्टर्स एमबीबीएस कहीं नहीं है, सिर्फ तैयारी करें, उनको इंडक्ट करें तुरंत इमीडिएटली। ये 3-4 लाख लोग आ जाते हैं तो पूरा सिस्टम इरेक्ट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। प्रेजेंटली सारे डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। डॉक्टर भी चाहिए, नर्सेस भी चाहिए, नर्सेस भी चाहिए, सही बात। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा आगे दर्शक मित्रों आपसे, और दादा का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत आज आवश्यक जानकारियां भी दी बंगाल के बारे में, असम के बारे में, और बाकी जो इलेक्शंस हैं खासतौर से केरल, तमिलनाडु के, तो वो एक किस्म से फॉरगोन कंक्लूजन है, वहां तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जल्दी ही अगले एपिसोड में मिलेंगे हम आपसे एक नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ। हमें दीजिए आज्ञा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार, आप स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और मास्क पहनिए बाहर, स्टूडियो के बाहर, और आप भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। आप आजकल कहा जा रहा है कि डबल मास्क,
डबल मास्क, बिल्कुल डबल मास्क करेंगे। और बाहर मैं जाता ही नहीं मास्क के बिना, तो घर से बाहर ही नहीं निकलता। आप लोग भी मास्क जरूर पहनिएगा। और ये दादा की भी एडवाइस है, मेरी भी एडवाइस है आप सबको, प्लीज डू नॉट ओवरलुक। धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं दर्शक मित्रों। धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया।